हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम अपनी क्लास से डायरेक्टली यहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर हमारे ट्रेनी लोगों का रैपिड फायर इंटरव्यू सेशन चलने वाला है। यहाँ पर दो दो बंदे आएंगे और उनसे पूरा पूरा क्लास जो है रैपिड क्वेश्चन पूछेगा और ये लोग उनका जो है रिप्लाई देंगे। तो इस तरीके से इनका जो है इंटरव्यू के लिए जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा का सारा प्रिपरेशन साथ साथ में होता जाएगा। तो आप लोग पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ पवन भाई बताइए, ये डिडक्शन ऑफ प्लास्टर क्या होता है? डिडक्शन ऑफ प्लास्टर क्या होता है? डिडक्शन ऑफ प्लास्टर तो जैसा कि हम जानते हैं, डिडक्शन ऑफ प्लास्टर हम अपने आईएएस कोड 1200 पार्ट 12 के हिसाब से 12 के हिसाब से करते हैं। और प्लास्टरिंग करने के लिए कुछ हमारी क्राइटेरिया दी गई है कि हम डिडक्शन जो है अपने, अगर हमारा डिडक्शन जो है एरिया हमारा 0.5 मीटर स्क्वायर तक है तो हम उसमें नो डिडक्शन करेंगे, और 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर तक है तो उसमें हम 50% डिडक्शन करेंगे जो हमारा एरिया निकल के आएगा। और मोर देन 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम 100% डिडक्शन करेंगे। लेकिन अगर हम एक ही वॉल पे एक दीवार है उसके तरफ हम दोनों तरफ एक ही प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें हमें डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिडक्शन इस हिसाब से करते हैं हम लोग। और जो सभी जितने भी ओपनिंग पार्ट होते हैं सभी के लिए हम लोग अलग अलग, जैसे सॉफिट हो गया, जैम्प हो गया और विंडो वगैरह हो गया, इनकी इंडिविजुअल हम लोग चेक करते हैं अपने एस्टिमेट निकालते समय कि इंडिविजुअल सबका चेक करते हैं कि किसका कितना डिडक्शन करना है। हमारी जो ड्राइंग है, हमने जिस पे काम किया है उसमें लगभग 50% डिडक्शन वाला ही एरिया आता है, यानी 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक के बीच में एरिया आता है। तो हमारा जो है 50% डिडक्शन लेके हम अपने ड्राइंग में काम किए। लेकिन अपन लोग को अगर दूसरा ड्राइंग मिलता है तो उसमें हमें इंडिविजुअल सभी को चेक करना पड़ेगा। अच्छा पवन भाई, ट्रेपेजोइडल फुटिंग का फार्मूला बताइए। देखिए, ट्रेपेजोइडल फुटिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हम ये समझना पड़ेगा, ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमारे दो पार्ट में होता है, एक रेक्टेंगल पार्ट और ऊपर से स्लोपी पार्ट होता है, फिर इसके ऊपर फिर रेक्टेंगल पार्ट आता है। तो पहले हम रेक्टेंगल पार्ट के निकालेंगे, उसके बाद जो स्लोप वाला एरिया है उसका निकालेंगे। तो रेक्टेंगल पार्ट का हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हम जानते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ या हाइट ले लेते हैं, प्लस उसमें हमें स्लोपी पार्ट के निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि D/3 प्लस D/3 इंटू ब्रैकेट में A1 एक मिनट D/3, देखिए कंफ्यूज हो गया मैं, D/3 A1 प्लस A1 प्लस A2 अंडर A1 A2, सही है, कोष्टक बन। तो ये हमारा जो है फार्मूला, ट्रेपेजोइडल फार्मूला निकालने का। व्हाट इज सर्वेइंग प्रिंसिपल? व्हाट इज सर्वेइंग प्रिंसिपल? मतलब सर्वेइंग का प्रिंसिपल आपको बताना प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, देखो प्रिंसिपल जो है, सर्वेइंग हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम करते हैं पार्ट टू होल और एक करते हैं होल टू पार्ट करते हैं। देखिए फिर बोलूँ, प्रिंसिपल का सिद्धांत बताना है। इसमें हम करते हैं होल टू पार्ट। इसमें हमें दो नॉन पॉइंट दी रहती है, उसके बाद हम एक पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट को ज्ञात करते हैं। बताइए डिफरेंशियल बिटवीन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस बताना है। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे जो हमारे स्लैब का जो लोड होता है वो हमारे दीवार से होते हुए, वॉल से होते हुए फाउंडेशन तक जाता है, यानी मेन एलिमेंट हमारा वॉल होता है, ठीक। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्लैब से फाउंडेशन तक जो लोड आता है, स्लैब से पहले बीम पाएगा, बीम से कॉलम पाएगा, कॉलम से आपके फाउंडेशन पाएगा, फाउंडेशन से सबसोल पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है हमारा। प्रमोद भाई, हमें ये बताइएगा MSL, RL, BM और BS और FS में मतलब क्या क्या डिफरेंस है? आप थोड़ा दिखा दो क्वेश्चन इसके बारे में बताइए। स्टेप बाय बताना, मेन से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है MSL, BM, RL, IS, 4 FS। तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, उसके साथ होता क्या है इसको भी बता देता हूँ। देखिए MSL जो है हमारे गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया जो मीन सी लेवल है। तो देखिए MSL निकालने के लिए बता दीजिए, MSL निकालने के लिए जो है 19 ईयर तक जो है हमारा जो है ये रिकॉर्ड किया गया है
ताकि जिससे क्या हो कि हमारा एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन रहे। तो 19 ईयर करने के बाद जो हमारा मीन सी लेवल है, जो इसके हाईएस्ट एवरेज का एवरेज लिया गया है, उसके बाद न्यूनतम एवरेज का एवरेज का, फिर एवरेज दोनों का लिया गया है। तो एक निर्धारित किया गया है एमएसएल लेवल, वही एमएसएल लेवल हो गया। अब हम बताते हैं आरएल जो है, आरएल जो है एमएसएल लेवल से वर्टिकल दूरी होती है, वो हमारा आरएल हो जाता है। जो हमारा बेंचमार्क है, बीएम जिसे बोलते हैं, बेंचमार्क जो है जिस पर हम अपना रीडिंग लेते हैं, जहाँ पर रीडिंग लेते हैं हमारा बेंचमार्क होता है। एक मिनट सर, थोड़ा बंद कर दीजिए। सर जो हमारा एमएसएल है वो हाई मीन सी लेवल का और न्यूनतम सी लेवल का एवरेज होता है, बस इतना बताना है ना। हमारा जो एमएसएल होता है, मीन सी लेवल का हाई लेवल और न्यूनतम लेवल का एवरेज होता है, उसे हम एमएसएल बोलते हैं। अब हमारा बेंचमार्क जो होता है, बेंचमार्क पहले हम आपको आरएल बता देते हैं। आरएल जो है हमारा मीन सी लेवल की वर्टिकल दूरी होती है, वो हमारा आरएल हो जाता है। बीएम जो होता है बेंचमार्क, वो जिस पॉइंट का हमारा आरएल पता होता है, वो हमारा बेंचमार्क होता है। अब हमारा होता है बैक साइड, बैक साइड जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमारी बैक साइड हो जाती है, जिसे हम बीएस कहते हैं। अब हमारा हो जाता है इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड जाने से पहले हम आपको फोर साइड बता देते हैं। फोर साइड जो होता है हमारा एफएस, बैक साइड फर्स्ट बीएस बैक फर्स्ट साइड, और लास्ट साइड जो होती है हमारा फोर्थ साइड हो जाता है। और बैक साइड और फोर्थ साइड के बीच में जो दूरी जो भी रीडिंग हम लेते हैं वो हमारा आईएस हो जाता है, इंटरमीडिएट साइड हो जाता है। सब क्वेश्चन कवर हो गए। मेरा क्वेश्चन पवन भाई से है कि प्लिंथ बीम एंड टाई बीम और ग्राउंड बीम में डिफरेंस बता दीजिए। हाँ देखिए, प्लिंथ बीम जो होता है, हम प्लिंथ, हाँ आपका क्वेश्चन ये है कि प्लिंथ बीम, टाई बीम और ग्राउंड बीम में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जब हम नेचुरल ग्राउंड लेवल पे आते हैं, तो वहाँ पे हम ब्रिक वर्क जो काम करते हैं, A1 लाइन ब्रिक वर्क काम करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग जो है ग्राउंड पे एक कंक्रीट की एक कास्टिंग करते हैं। उससे हम जो ग्राउंड पे डालेंगे हम बीम, वो ग्राउंड बीम हो जाएगा। प्लिंथ पे जो डालेंगे, प्लिंथ लेवल पे, मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से हम प्लिंथ लेवल पर आ जा रहे हैं, तो जो प्लिंथ को हम डालेंगे उसे हम प्लिंथ बीम बोलेंगे। और टाई बीम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में हिडन बीम बता दीजिए। हिडन बीम ये होता है कि जैसे कोई मतलब वो बीम हमें अपने कमरे में दिखाई नहीं देगा। जैसे ये बीम है तो ये हिडन बीम नहीं है, ये बीम दिखाई दे रहा है, हिडन बीम नहीं है। तो अगर इसी बीम को हम लोग हाइड कर दें, मतलब ये हमारे कमरे को स्पेस को बढ़ाना हो, हमारे कमरे के स्पेस को बहुत ज़्यादा दिखाना हो, तो हम इस बीम को हाइड कर देते हैं, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन रहता जरूर है, उसी को हम हिडन बीम बोलते हैं। लटक बीम क्या होता है? लटक बीम, ये लटक बीम के अंतर्गत आ जाएगा। जो हिडन बीम ना हो, मतलब जो दिखाई दे हमें, बीम कमरे के अंदर दिखाई दे, उसको बनाने से थोड़ा कमरे का स्पेस कम हो जाता है, तो उसे हम लटक बीम में के कैटेगरी में डाल सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट यार इसमें ज़्यादा जानकारी है। इसमें जो है जैसे हम सीमेंट की टेस्टिंग कर, आपका क्वेश्चन है सीमेंट की टेस्टिंग और फाइन एग्रीगेट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि सही है गलत है ना। जो है सीमेंट की टेस्टिंग जो हम करते हैं, जैसे हमारे पास एक कट्टा बोरी है, एक कट्टा सीमेंट है, उसमें जो हमको टेस्टिंग करना था, जैसे हम उसको खोल के उसमें हाथ अगर अंदर डालेंगे तो हमें जो है ठंडा लगेगा। और उसके बाद जो है जैसे दूसरी टेस्टिंग ये हो जाती है कि जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं तो तैरना चाहिए, मतलब कि डूब नहीं जाना चाहिए, तुरंत डूब जाए। और इसका कलर इसके 2-3 कलर होते हैं, भूरे भी होते हैं, थोड़े ब्लैक टाइप में होते हैं। अदर कंपनी के सबका अलग अलग कलर होता है इसका। और इस सैंड वाला सर पता नहीं मुझे। और क्या? फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, ओके। क्या फाइन एग्रीगेट की क्या टेस्ट? नहीं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट मेरे से क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमसे बहुत क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा भी होना चाहिए पूरा ना। मेरा क्वेश्चन पवन भाई से है, आप हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टेप बताइए। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि बिल्डिंग हमें बनाना है और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ हमें बिल्डिंग बनानी है, जिस साइट पे बनानी है, उस साइट को हम चेक करने जाएंगे। वहाँ जो भी देखेंगे साइट क्लीनिंग कराना है कि नहीं कराना है, तो पहले हम साइट क्लीनिंग करेंगे। साइट क्लीनिंग का अगर आप कोड के हिसाब से लेंगे तो 1-1 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं साइट क्लीनिंग के लिए। इसके बाद साइट क्लीनिंग के बाद हम लोग लेआउट डालते हैं। लेआउट के बाद आप लोग सेंटर लाइन लेआउट डालेंगे कि हमें फाउंडेशन फुटिंग जो बनाना है उसका सेंटर कहाँ रहना चाहिए। जब सेंटर लाइन डाल देंगे हम लोग बुर्जी उर्जी बना के पेक्स वेक्स डाल के, तो फिर उसका एक्सवेशन करेंगे।
तो जेसीबी वगैरह बुलाएंगे, एक्सपेक्शन करेंगे, एक्सपेक्शन करने के बाद उसमें हम लोग तो सैंड डाल देते हैं, सैंड फिलिंग कर देंगे, और सैंड फिलिंग के बाद हम लोग पीसीसी करते हैं। पीसीसी वो एंटी टर्माइट का काम करता है। पीसीसी करने के बाद हम लोग उस पर फुटिंग बनाएंगे। फुटिंग बनाने के लिए फुटिंग कंक्रीट का काम करेंगे, उससे पहले हम शटरिंग लगाएंगे उसकी, तो फुटिंग शटरिंग कर देंगे, फुटिंग डाल देंगे, कंक्रीट डाल देंगे। कंक्रीट डालने के बाद पेडेस्टल कॉलम का काम करेंगे कि कॉलम भी उसके ऊपर उठाना है, तो कुछ खसका छोड़ के हम लोग कॉलम उठाने का काम करेंगे, उसके लिए शटरिंग लगाएंगे। तो पेडेस्टल शटरिंग हो जाएगा, पेडेस्टल शटरिंग के बाद हम लोग जो है कॉलम तैयार कर देंगे पूरा कंक्रीटिंग डाल के। अब हमारा बच जाता है उसको फिल करने का काम, तो उसको हम बैक फिलिंग कर देंगे। बैक फिलिंग करने के बाद हम लोग अपने हम नेचुरल ग्राउंड लेवल्स पर आ चुके हैं, तो बैक फिलिंग करने के बाद हम लोग करेंगे वन लाइन ब्रिक वर्क करेंगे। वन लाइन ब्रिक वर्क करने के बाद हम उस पर डीपीसी डाल देंगे। डीपीसी डालने के बाद थोड़ा ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी करेंगे। ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी करने के बाद जब हम ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी कर लेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग बिटुमन का कोट डाल देते, बिटुमन डीपीसी कर देंगे, दोबारा डीपीसी कर देंगे, उस पर बिटुमन लेप डाल देंगे। अब हम लोग प्लिंथ की फिलिंग कर देंगे। प्लिंथ की फिलिंग करने के बाद अब जो कॉलम है उस हम लोग आ गए हैं उस पर नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर आ गए हैं प्लिंथ लेवल पे। प्लिंथ लेवल पे आ गए हैं, तो अब हम जो कॉलम बचे हुए हैं सब स्ट्रक्चर को पार्ट को उठाने के लिए कॉलम को हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, कॉलम को उठा लेंगे। उसके बाद हम लोग वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं, मतलब पीसीसी कर लो तो वन लाइन ब्रिक वर्क करेंगे, डीपीसी बैठाएंगे, फिर ब्रिक वर्क उठाएंगे, सील बेंड देंगे। सील बेंड के लिए हम लोग शटरिंग लगाएंगे, सील बेंड लगा देंगे। तो सील बेंड जनरली 4 इंची का लगभग रखते हैं, 4 इंची का। तो सील बेंड लगाने के बाद फिर ब्रिक वर्क करेंगे। अगर हमें विंडो वगैरह देना है तो विंडो वगैरह दे देंगे। फिर लिंटल बीम की कास्टिंग करेंगे, तो लिंटल बीम के लिए हम शटरिंग वगैरह लगाएंगे, लिंटल बीम की कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग करने के बाद हम लोग ब्रिक वर्क को अप टू स्लैब लेवल तक उठा देंगे। वेंटिलेशन वगैरह का अगर देना है तो उसकी ओपनिंग छोड़ देंगे हम लोग। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इसके बाद हम स्टेयर्स वगैरह भी बनाते हैं। तो स्टेयर्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे। सबसे पहले हम लोग वेस्ट स्लैब जो होता है उसकी कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें शटरिंग लगानी पड़ेगी, तब हम वेस्ट स्लैब की कास्टिंग करेंगे। उसमें हम राइज और ट्रेड हमारा पार्ट होता है, लैंडिंग होता है। लैंडिंग को टिकाने के लिए मिड लैंडिंग की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, तो मिड लैंडिंग की हम लोग कास्टिंग करेंगे। इसके बाद हमें स्टेप्स को भी तो बनाने पड़ेंगे। स्टेप्स को हमें बनाने के लिए उसकी शटरिंग करनी पड़ेगी। भाई क्वेश्चन है एक, जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल साइट इंजीनियर। तो सिविल साइट इंजीनियर का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? आपका मतलब यह है कि अगर एक साइट पर सिविल इंजीनियर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताना है। ठीक है, देखो ये एज ए साइट इंजीनियर जब हम साइट पे होते हैं तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे कि सबसे पहले हम उस पर साइड पर रहते हैं तो सबसे पहले सावधान ये देखते हैं कि सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी को हम देखते हैं कि हमारा जो है जो भी वहाँ पर लेबर है या मिस्त्री हैं तो प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान रखने, सूट पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, कैप पहन रहे कि नहीं पहन रहे हैं, शूज है कि नहीं है, जो पीपीटी इसे बोलते हैं, पीपी। तो क्या होता है कि इसे खतरा जो है थोड़ा कम हो जाता है। क्या होता है कि जैसे मान लो कोई गिर गया, कील गिर गया या फिर कोई भी पार्ट गिर जाता है तो इसे चोटिल होने की संभावनाएं कम से कम होती हैं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बीच में क्रॉस कर तो सेफ्टी का आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे साइट पे हमने सुना है कि सेफ्टी इंजीनियर भी होता है। अगर एज अ साइट इंजीनियर आप ये सब करेंगे, सेफ्टी इंजीनियर क्या करेगा? मैं उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ जिससे मान लीजिए हम ही अकेले हैं, वहाँ पर साइट इंजीनियर नहीं है, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉमन मैन, मतलब ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए वहाँ पर जो सेफ्टी इंजीनियर नहीं है लेकिन मैं ही अकेले हूँ, तो मैं ये चीज़ नॉर्मल से तो उसको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं भी तो वहाँ पर कहूँ मान लीजिए सेफ्टी इंजीनियर नहीं ध्यान दिया, बाद में वो उसकी गलती की वजह से मुझे भी लोग बोलेंगे। क्या क्या रोल होते हैं, थोड़ा उसको कवर करने की कोशिश करने के लिए काम करने सेफ्टी को ध्यान देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन और पूरे प्रोसेस के साथ चल रहा है कि नहीं, उसकी जो है स्ट्रेंथ है, जो मटेरियल जो है जो हमारी कंक्रीटिंग हुई है प्रॉपर, उसमें सीमेंट है, वाटर जो है, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, और क्वालिटी को मेंटेन, हाँ क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है स्टेप को भी देखेंगे कि हमारा स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे और सारे काम होते हैं। बीबीएस वगैरह होगा तो वहाँ सब पूरा हम उन्हें, और हम ये भी डीपीआर भी होता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाँ वो सब भी होता है, डीपीआर भी होता है। थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे उसके बारे में?
डीपीआर में देखिए बेसिकली जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक इसमें होता क्या है कि सभी की जो है उसमें कैसा वो परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर साइड पे वो उनकी डिटेलिंग होती है। जैसे मान लो कोई कारीगर है जिसे हम राजमिस्त्री बोलते हैं, वो कैसा काम कर रहा है, उसके काम में ठीक ठाक कर रहा है, गलत तो काम नहीं कर रहा है, या फिर लेबर भी हो गए उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है जिससे वो कैसा काम कर रहा है, टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आइटम लग रहा है। उसके बाद उसमें राजमिस्त्री से लेकर के हमारे मटेरियल तक का भी उसमें डिटेलिंग का जिक्र हुआ रहता है, ये सब होता है उसमें। उससे बहुत सारी आसानी हो जाती है। हाँ, इसमें साइड पे एक फोरमैन नाम पर्सन होता है, उसका क्या काम होता है? फोरमैन का क्या काम होता है? फोरमैन, हाँ, फोरमैन का काम ये होता है कि ज़्यादा जानकारी साइट इंजीनियर की बात मानना हो गया, लेबर का सुपरवाइजर जो वहाँ पर फोरमैन होता है वो जो हमारे अंडर में ही होता है। एक साइड इंजीनियर के जो अंडर में जो है भाई बताइए कुछ टर्म्स हैं, राइट ऑफ वे और कैरिएज वे और पेमेंट कर्व और शोल्डर, इन सब के बारे में कुछ बताइए। क्वेश्चन तुम्हारा ये है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि कैरिएज वे क्या होता है, रनवे क्या होता है, राइट वे क्या होता है, उसके पेमेंट क्या होता है, ऐसे जो 2-3 क्वेश्चन, कर्व और शोल्डर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राइट वे क्या होता है। राइट वे जो है फॉर्मेशन लेवल जो होता है उसके ऊपर जो हमारा रनवे होता है, सॉरी, जो हमारा फॉर्मेशन लेवल होता है वही जो हमारा रनवे होता है। और कैरिएज वे जो होता है हमारा, कैरिएज वे जो होता है जिस पर हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, दोनों शोल्डर के बीच की दूरी जो होती है वही हमारा कैरिएज वे होता है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था आपका? कैरिएज जो है और पेमेंट जो है हमारा सेम ही होता है। उसके बाद कर्व जो है बेसिकली जैसे हमारा सिटी में कोई रोड होती है तो जैसे हमारा ड्रेन आउट करते हैं तो साइड में हमारे फुटपाथ भी बने होते हैं, तो जो फुटपाथ बने होते हैं उसको थोड़ी हाइट पे बने होते हैं, जो भी हाइट हो आवश्यकता अनुसार, तो हाइट पर जो बने होते हैं और सर वो उसके नीचे जो नाली बनी होती है पानी आराम से निकल जाए और फुटपाथ भी पानी न जाए, तो जो देते हैं वही को कर्व बोलते हैं जो हाइट होती है। हमसे पूछना चाहेंगे ये? ठीक है, आप एक्सप्लेन करते उसको। आप पूछ रहे हैं कि राइट वे क्या होता है, कैरिज वे क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, कर्व क्या होता है, ड्रेनेज बराबर क्या होता है। तो पहले हम लोग राइट वे की बात करते हैं। राइट वे होता है जितने में हमें नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बनाना हो, यानी जितनी लैंड हम लोग एक्वायर्ड करते हैं उसको हम लोग राइट वे कहते हैं। और कैरिज वे या पेमेंट कैसे, में क्या क्या इंक्लूड रहता है? राइट वे में आपका अर्दन शोल्डर आ जाएगा और पेप्ड शोल्डर आ जाएगा, कैरिएज भी आ जाएगा, ड्रेनेज आ जाएगा, मतलब जितनी भूमि हम लोग एक्वायर्ड करेंगे जितने में ड्रेनेज सिस्टम भी आ जाएगा, उसमें आपका ड्रेनेज वगैरह भी आ जाएगा। ड्रेनेज के लिए पाइपलाइन हम जो लगाते हैं स्लोप पे वो भी आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग लेके चलते हैं, 1-1 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा भी लेके चलते हैं, जैसा कि साइड क्लियरेंस के लिए वो भी आ जाता है इसमें। और जैसे कि आप रेलवे वगैरह में देखे होंगे साइड को लगा देते हैं, भविष्य के लिए भी हम लोग कुछ लैंड एक्वायर्ड करके रखते हैं। तो राइट वे तो आप समझ गए। कैरिज वे यानी जितने एक मिनट बता लें तब क्रॉस क्वेश्चन। हाँ, ये बताइए जो आपने बताया राइट वे, जो आपने बताया रेलवे वाले अपना तार लगा के कटी देते हैं अपनी जमीन, ये रहते हैं, ऐसे हाईवे वाले भी कर लेते हैं, तो वो क्या हो कैरिज वे के अंदर आएगा कि नहीं, राइट ऑफ वे के अंदर आएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, राइट वे के अंदर नहीं कह सकते। इन फ्यूचर अगर भविष्य में रोड को चौड़ा करना हो उसके लिए वो लोग हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं। इनमें भविष्य नहीं, राइट वे में नहीं उसको कंसिडर। राइट वे में हम उतना ही कंसिडर करेंगे जितना हमारा ड्रेनेज से लेके शोल्डर, अर्दन शोल्डर, पेप्ड शोल्डर, कैरिएज वे टोटल आ जाएगा। कैरिज वे या पेमेंट वो होता है जिसमें हमारा व्हीकल कैरी करता है यानी चलता है। हाँ, अब बीच में टू लेन है तो बीच में जो हमारा जिसमें देखे होंगे आप नेशनल पेड़ पौधे लगा देते हैं उसको हम लोग मार्जिन बोल देते हैं, जो बीच में स्पेस छोड़ते हैं। मीडियम मार्जिन है। हाँ, जो हम हमारा जैसे नेशनल हाईवे हुआ या और बीच में जो डिवाइडर देते हैं उसको डिवाइडर बोलते हैं। हाँ, तो उस पे हम वेजिटेशन करते हैं, हाँ, पौधे लगाते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं? उसका बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन ये है कि जैसे ठंडी में देखते हैं कोहरा बहुत पड़ता है, तो कोहरा होता है तो एक्सीडेंट का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट एक तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है कि ये कोहरे को कम करता है, लाइट के प्रकाश को भी बहुत अच्छे जाने देता है। ठीक, दूसरा ये है कि हमारा जितने भी हाईवे डिपार्टमेंट हैं उनका एक नियम है कि अगर हम जितना पेड़ काटेंगे उतना पेड़ लगाएंगे।
तो निश्चित है कि कहीं बेसिक सर टेक्निकल रीजन टेक्निकल रीजन यही है कि वो कोहरे को कम करता है, कोहरे करता है। नहीं, हाँ। टेक्निकल रीजन ये है कि जैसे सुनो, अरे हेलो, हाँ। टेक्निकल रीजन ये होता है उसका, जैसे दो लेन है ना, मतलब इधर से गाड़ी आ रही, टू वे है, उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से जा रही है, तो क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे मैं भी ट्रक लेके आ रहा हूँ, उधर से ट्रक आ रही है, मैं इधर से गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाली की जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है वो मेरी आंख से बचा है, मेरी आंख पे पड़ेगा तो मैं एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मेन रीजन जो है, जो मैंने बताया कोहरे वाला, कि कोहरे कोई काटेगा जिससे हमारी लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होगा, डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तो आपका रीजन है ही। हाँ, सबसे मेन रीजन यही है, क्योंकि अब मान चलिए हम दूसरे लेन पे चल रहे हैं, अगर दूसरे लेन पे तो एक्सीडेंट का चांस तो है नहीं, बीच में डिवाइडर है, नहीं मेरी बात, एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से जा रही है, ट्रक के डिवाइडर पे चलती है भाई, मेरी खुद की गाड़ी चढ़ी है। नहीं, वो इन केस हो सकता है, लाइट वाला ये मान सकते भाई हैं। मेरी खुद की गाड़ी चढ़ी थी, और जो मेरा दोस्त जो चला रहा था वो इसलिए चढ़ी क्योंकि उसकी आंख लेकिन ने मारा, मोड़ था सर, जो बुक्स वगैरह में मारा, उसको दिखा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मेन रीजन यही होता हाँ। है, टेक्निकल रीजन यही होता है कि जो सामने लाइट आंख पे हाँ, उसको रिफ्लेक्ट करना, हाँ, उसको रिफ्लेक्ट। लेकिन कोहरे को भी काटता, कोहरे में सबसे ज़्यादा ये भूमिका निभाता है सर। ये बताइए, जो हम बनाते हैं कर्व पे हम सुपर एलिवेशन क्या होता है, उसका मुझे फॉर्मूला बता दी, फॉर्मूला अगर बता सकते हैं। फॉर्मूला तो खैर फिलहाल मुझे वो डिजाइन करते समय ही रिवीजन में नहीं है। बता दो बेसिक रीजन क्या होता है। हाँ, देखिए, सुपर एलिवेशन हम लोग जब मोस्टली कर्व पे ही प्रोवाइड करते हैं जहाँ कर्व होता है। हाँ। अगर हम कर्व पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड ना करें तो हमारी गाड़ियों को पलटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्यों? तो एक तरफ सुपर एलिवेशन में या क्या करते हैं, क्योंकि मान चलिए हम सुपर एलिवेशन कर्व है, अगर उस पर सुपर एलिवेशन जैसा सीधा रोड जा रहा है वैसे हम दे दें तो सामने से जो गाड़ी आ रही है तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका टेक्निकल लाइट वगैरह पड़ सकती हैं डायरेक्ट। सर ऐसी, हाँ, ये कर रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपसे कि सुपर एलिवेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका टेक्निकल रीज़न क्या होता है। एज ए सिविल इंजीनियर हमें टेक्निकल रीज़न देना होता है, बाकी तो लेबर मिस्त्री भी बता देगा कि गाड़ी थोड़ा टर्न होगा नहीं तो गिर जाएगा, वो तो सब बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, सुपर एलिवेशन इसलिए हम देते हैं क्योंकि जब टर्निंग होता है, जब कर्व पे ही देते हैं, तो मान लो जैसे हमारा ये मतलब ये जा रहा है, अचानक से कर्व हो गया, कर्व है, मोड़ है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है, मान लो, और हमें स्पीड भी स्लो करनी होती है, तो उसमें क्या होता है, सुपर एलिवेशन बेसिक क्या होता है कि जो इनर जो होता है, इनर वाले को थोड़ा डिप्रेस, हाँ, उसको डिप्रेशन में कर देते हैं, उसको उठा देते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो एक्सल होता है ना, जो गाड़ी चलती है ना, उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या है? हाँ, उसका सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या होता है कि वो आउटर से इनर की साइड होता है, तो गाड़ी पलट जाती है। नहीं, बाहर की साइड। हाँ सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल, हाँ, वो कंफ्यूज हो गया मैं। तो मेनली जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो उसमें जो है गाड़ी पलटने का चांस होता है, इसलिए हम सुपर एलिवेशन देते हैं। ठीक, इसका सुपर एलिवेशन फॉर्मूला अगर मैं